पहले बोल चुका हूँ कि जाकी रही भावना जैसी, हर मुहूर्त देखी तुम कैसी। इस राष्ट्र कथा को जिस नजर से जो देखेगा उसको वो मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यूपी में राहुल अखिलेश की जोड़ी से बौखलाकर बीजेपी ने कर दी सबसे बड़ी गलती। ये फैसला योगी आदित्यनाथ को पड़ेगा बेहद भारी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। बीजेपी की ओर से यूपी की सियासत में अब तक की सबसे बड़ी गलती की गई है, सबसे बड़ी गलती। इसे मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा मानता हूं। अब पता नहीं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुझाव पर प्रयोग हो रहा है या फिर दिल्ली से आदेश के आधार पर, लेकिन जिसकी वजह से यूपी में बीजेपी अपनी राजनीति को लेकर जा रही है, फैसला तो गलत है क्या ऐसा आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, अंत तक साथ रहिए। बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है इस वक्त, बीजेपी किस तरह से और जिस तरह से अपनी राजनीति को लेकर यूपी में जा रही है, आगे बढ़ रही है, उसके परिणाम 2027 बीजेपी के खिलाफ कैसे जाएंगे और इससे राहुल और अखिलेश के इंडिया गठबंधन को क्या फायदा होगा, पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। आप लास्ट तक बने रहिए, आपसे विनती है, आपसे गुजारिश है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुटुंब परिवार की बैठक, फिर ब्राह्मण विधायकों का सहभोज और अब अवध में राष्ट्र कथा। तीनों आयोजन देखने में भले ही अलग अलग लग रहे हों, लेकिन सियासी मकसद सिर्फ एक है कि सत्ता कैसे उनके काबू में रहे, उनके आसपास रहे, सत्ता में उनकी भागीदारी हो। दोस्तों, दरअसल प्रदेश के कई बाहुबली क्षेत्रियों में, ठाकुरों में इस बात की होड़ है कि कौन सबसे बड़ा। कभी राजा भैया, कभी ब्रजभूषण शरण सिंह की तुलना होती है, तो कभी अभय सिंह, कभी ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह की चर्चा। हालांकि ब्रजभूषण खुलकर कहते हैं कि इस तरह के बेकार की चर्चा राजपूत समाज को बांटने और कमजोर करने के लिए की जाती है। अभी राजनाथ सिंह बैठे हैं, हम सब लोगों से बड़े हैं। यूपी के मौजूदा विधानसभा में सबसे ज्यादा 52 ब्राह्मण तो 49 ठाकुर विधायक है। इसके बाद कुर्मी, यादव आदि विधायकों की संख्या है। 403 विधायकों में ठाकुर ब्राह्मण को अगर जोड़ दें तो 101 विधायक हो जाते हैं। मतलब है चौथा विधायक, हर चौथा विधायक ठाकुर या ब्राह्मण है। अब 2027 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में हर जातियों की तरह ठाकुर भी अपनी सियासी ताकत दिखाने में जुटे हैं, डटे हैं। इनकी शुरुआत क्षेत्रियों के, क्षत्रियों के, ठाकुरों के बाहुबली नेताओं को एकजुट करने के प्रयास से हो रही है। दोस्तों, यूपी की राजनीति को जाति से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। यूपी की राजनीति जाति के आसपास, जाति के इर्द गिर्द ही रहती है। यहां जब भी चुनाव होता है तो जाति का फैक्टर सबसे ऊपर होता है। चुनावी सफलता के लिए राजनीतिक दल इसी फैक्टर के इर्द गिर्द अपनी चुनावी सियासी बिसात बिछाते हैं। यूपी की जातियों में ब्राह्मण सबसे बड़े वोट बैंक है। प्रदेश में 9 से 11% ब्राह्मण है। दूसरे नंबर पर यादव की आबादी है, 8 से 9%। तीसरे नंबर पे क्षत्रियों की आबादी है, ठाकुरों की आबादी है, 7 से 8% है। बावजूद चुनावी परिणामों में अक्सर क्षेत्रीय विधायकों की संख्या ठीक ठाक रहती है। मौजूदा विधायकों अगर बात करें तो मौजूदा विधानसभा की बात करें तो 52 ब्राह्मण विधायकों के बाद 49 क्षेत्रीय यानी ठाकुर विधायक हैं, जबकि यादव विधायकों की संख्या कुर्मी विधायकों के बाद चौथे नंबर पर है। दोस्तों, यूपी में 70 से 80 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां क्षेत्रीय वोट, क्षत्रिय वोट बैंक 10 से 20% है। इसमें पूर्वी यूपी के गोरखपुर, गोंडा, अयोध्या, बलिया, आजमगढ़, इसके अलावा मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड के जालौन, हमीरपुर, पश्चिम में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर जैसे जिले शामिल हैं। और वहीं लोकसभा की 20 सीटों पर क्षेत्रीय प्रभावी है, यानी ठाकुर प्रभावी है। दोस्तों, यूपी के मॉनसून सत्र में एक लंबे अरसे बाद अलग अलग दल के 40 क्षेत्रीय विधायक एक होटल में एक साथ बैठे। आपने देखा था
ये एकजुटता कुटुंब परिवार के नाम पर हुई। इसमें राजपूत समाज की दशा और दिशा पर चर्चा भी हुई। बाद में सभी विधायकों को भगवान श्री राम की मूर्ति, महाराणा प्रताप की तस्वीर और पीतल का त्रिशूल भेंट दिया गया। इसके बाद सूबे में कोडीन कफ सिरप का प्रकरण सामने आया। इसमें जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह के कुछ करीबियों की गिरफ्तारी हुई। इसको लेकर धनंजय सिंह का नाम खूब उछाला गया। अखिलेश ने तो गजब रिलाई की थी, आज तक वो उनके कानों में गूंजती है। फिर भी उनके खिलाफ अभय सिंह के बयानों को खूब तूल दिया गया। नए साल में गोंडा के बाहुबली नेता बृजभूषण सिंह ने अपने जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्र कथा का आयोजन कराया। इस कथा के माध्यम से बृजभूषण सिंह ने अपना दबदबा दिखाया और इन चर्चाओं के बीच बृजभूषण सिंह का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो राजा भैया से उनकी तुलना किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दिख रहे हैं। बैठे लगाइएगा। पहले बोल चुका हूं कि जाकी रही भावना जैसी, हर मुहूर्त देखी तिन तैसी। इस राष्ट्र कथा को जिस नजर से जो देखेगा उसको वो मिलेगा। लेकिन एक पोस्ट देख करके मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि राजा भैया क्षत्रियों के बड़े नेता हैं कि बृजभूषण सिंह। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, राजा भैया का इतिहास अगर आप जानना चाहते हो तो उनके पिता महाराज उदय सिंह का इतिहास जानो। वो संघर्ष के प्रतीक हैं और हम उनको अपना आदर्श मानते हैं और वो उनके पुत्र हैं। उम्र के नाते वो मेरे छोटे भाई हैं और मेरे बच्चों के दोस्त भी हैं। तो कृपया ऐसी बकवास बाजी बंद करिए। इसके पहले आप लोगों ने अभय सिंह बड़े कि धनंजय सिंह बड़े, इसमें मिलता क्या है आप लोगों को? कौन बड़ा है कौन छोटा है? उनके पिताजी हमारे आदर्श हैं और जो इस बात को जानना चाहते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो राजा भैया के पिताजी से जाकर मिलो, फिर हमको बताओ कि कौन बड़ा है। तो कृपया हाथ जोड़कर की विनती है, किसी के बारे में ऐसी टिप्पणी ना करें। यह कथा जोड़ने के लिए थी, तोड़ने के लिए नहीं थी। चलो हम बोलते हैं राजा भैया बड़े हैं, क्या दिक्कत है तुमको? अभी राजनाथ सिंह बैठे हैं, वो हम सब लोगों से बड़े हैं। तो आप समाज के बांटने का काम मत करें और ऐसा सोशल मीडिया पर झगड़ा लड़ाने का काम मत करें, सोशल मीडिया का दुरुपयोग मत करें। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह अपनी बात रामचरितमानस की चौपाई जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी के साथ शुरू करते हुए कहते हैं, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखकर बहुत दुख हुआ। इसमें लिखा था कि राजा भैया क्षत्रियों के बड़े नेता हैं या बृजभूषण सिंह। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो लोग राजा भैया का इतिहास जानना चाहते हैं वो पहले उनके पिता महाराजा उदय सिंह का इतिहास पढ़े। वो संघर्ष के प्रतीक है और मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूं। उनको राजा भैया उनके पुत्र हैं, उम्र के नाते वो मेरे छोटे भाई हैं और मेरे बच्चों के दोस्त भी हैं। कृपया ऐसी बकवास मत कीजिए। इससे पहले अभय सिंह बड़े के धनंजय सिंह, इसमें मिलता क्या है आपको कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? कृपया हाथ जोड़कर कहता हूं, किसी के बारे में ऐसी टिप्पणी मत करो। राष्ट्र कथा जोड़ने के लिए थी, तोड़ने के लिए नहीं। चलो हम बोलते हैं राजा भैया बड़े हैं, क्या दिक्कत है भाई तुमको? अभी राजनाथ सिंह बैठे हैं, वो हम सब लोगों से बड़े हैं। आप समाज को बांटने का काम मत करें, आप झगड़ा लगाने का काम मत करें। दोस्तों, इन सब कवायदों ने यूपी की सियासत में एक चर्चा छेड़ दी कि क्या क्षत्रिय विधायक और नेता अपनी कटुता दूर कर एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, लेकिन ऐसा है नहीं। क्षत्रिय विधायक कभी एकजुट नहीं हो सकते। हर क्षत्रिय विधायक खुद को दूसरे से श्रेष्ठ समझता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कारण था कि क्षत्रिय यानी ठाकुर विधायकों की एकजुट बैठक 35 साल बाद हुई? इससे पहले 80 के दशक में कांग्रेस में रहते हुए
जगदम्बिका पाल ने ऐसी बैठक बुलाई थी, तब लखनऊ में कलाल अवध होटल में सारे दलों के क्षत्रिय विधायक शामिल हुए थे। वैसे भी क्षत्रिय कभी एक पार्टी के साथ बंध कर कभी रहे नहीं है, कभी कोई नहीं रहा। कांग्रेस के समय में उनके साथ थे, फिर वीपी सिंह का समय जनता दल के हो गए, वीपी सिंह के समय बाद में सपा उनका ठिकाना बना। अब मौजूदा समय में बीजेपी में सबसे अधिक क्षत्रिय विधायक है। एकमात्र बसपा ऐसी पार्टी रही है जहां क्षत्रिय कभी ज्यादा संख्या में नहीं जुड़े, लेकिन कई क्षत्रिय विधायक बसपा से जीते तो उनकी जीत में क्षत्रिय वोटरों की भी भूमिका थी। राजा भैया के प्रकरण में क्षत्रियों की एक नाराजगी बसपा के साथ बनी रही। दोस्तों, ठाकुरों की 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे अधिक टिकट दिया था, ठाकुरों को सबसे ज्यादा। एक कारण यह भी है कि ठाकुर सबसे ज्यादा 43 विधायक भाजपा से जीतकर सदन में पहुंचे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 71 प्रत्याशी उतारे थे, जबकि सपा ने 23 और बसपा ने 28 क्षत्रियों को प्रत्याशी बनाया था। लोकनीत CSDS सर्वे के मुताबिक 2022 में भाजपा को क्षत्रियों का 87% वोट मिला था। दूसरे नंबर पर थी सपा, जिसे 7% समर्थन मिला था क्षत्रियों का। दोस्तों, यूपी के पूर्वांचल से आने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह और बलिया के चंद्रशेखर सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह तो यूपी में कांग्रेस से सीएम रहे। इससे पहले गोरखपुर से आने वाले वीर बहादुर सिंह कांग्रेस के सीएम थे। कभी भी इन नेताओं ने जाति की राजनीति नहीं की। वीर बहादुर सिंह अगड़ों के साथ पिछड़ों में काफी लोकप्रिय रहे। इसी तरह चंद्रशेखर भी उनकी राजनीति ही खाटी समाजवादी रही। चंद्रशेखर की वो भी अगड़ों के साथ पिछड़ों, दलितों, मुस्लिमों में भी उतने ही लोकप्रिय थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में तो सर्वविवादित है कि भाई मंडल कमीशन लागू करके इस देश में पिछड़ों के हक देने वाली वही थे, पिछड़ों को हक देने वाले वही थे। जब वो यूपी के पहली बार सीएम बने तो अधिकांश लोग उन्हें जानते तक नहीं थे। उनकी तब यही पहचान थी कि वो अमेठी के संजय सिंह के चचिया ससुर हैं, बस यही पहचान थी। उन्होंने मंडल कमीशन लागू ना किया तो रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव सहित देश के कई पिछड़े नेता कभी भी अपनी अलग पहचान नहीं बना पाते अगर ऐसा नहीं होता तो। 90 के दशक से राजनीति में सक्रिय बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह भी पूर्वांचल से ही आते हैं और वो भी क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं। लेकिन दोस्तों, वो कभी जाति की राजनीति उन्होंने नहीं की। राजनाथ सिंह सभी वर्गों में लोकप्रिय हैं, सभी उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, सबके दिल में उन्होंने जगह बनाई है। मौजूदा रक्षा मंत्री हैं। दोस्तों, राजनाथ सिंह पर कभी भी ठाकुर या ठाकुरवाद का ठप्पा नहीं लगा है और ना ही यूपी के पूरे क्षत्रियों ने कभी उनको अपना एकमात्र सर्वमान्य नेता ही स्वीकार किया है। प्रदेश की 70 से 80 विधानसभा सीटों पर क्षत्रियों का वोट बैंक 10 से 20% के बीच है। सवाल उठता है, क्या जाति के वोट बैंक से समाज के नेताओं को भी फायदा मिलता है? कहते हैं सिर्फ एक जाति के भरोसे कोई नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो जीत नहीं सकता। क्षत्रियों की आबादी किसी भी सीट पर 20% से अधिक नहीं है, मतलब 80% आबादी दूसरी जातियों की है। तो बहुमत कहां है? जाति का फैक्टर इतना ही मजबूत होता तो सपा के अखिलेश यादव क्यों MY फैक्टर से PDA की ओर चल गए? और क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि बिना सर्व समाज के वोट बैंक को साधे कोई सत्ता नहीं मिलने वाली है। कई बार देखने में मिला है कि एक ही सीट पर 2 क्षत्रिय प्रत्याशी बने, तो जो दबंग रहा उसके पीछे क्षत्रिय समाज चल गया। 2007 में इसी तरह बसपा सत्ता में आई तो कहा गया कि भाई सतीश मिश्रा के जरिए उसने ब्राह्मण वोट बैंक को साधा। सतीश मिश्रा आज भी बसपा के साथ है, बसपा भी वही है, उसने कभी ब्राह्मणों के खिलाफ कोई काम भी नहीं किया, फिर क्यों सत्ता से बाहर हो गई? दरअसल लोग कामयाबी की व्याख्या अपनी सुविधा और फायदे के लिए करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अगर हर बार सत्ता में आने वाली पार्टी को अब सर्व समाज के अधिकांश वोट मिले तभी वो सफलता उसे मिलती है। इसमें कोई दो राय दो मत नहीं है। दोस्तों, पहले बोल चुका हूं कि जाकी रही भावना जैसी, हर मुहूर्त देखी तुम कैसी। इस राष्ट्र कथा
को जिस नज़र से जो देखेगा उसको वो मिलेगा।